राजस्थान में ऐसी काफी भर्ती हो गई। पिछले साल प्रधानमंत्री ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए रातों रात लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। तमाम वो लोग जो सक्षम हैं वो तो अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन इस लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार झेली उन लोगों ने, उन मजदूरों ने जिन्होंने अपने हाथों से मेहनत करके ये तमाम चमकते शहर खड़े किए थे। ये लोग सैकड़ों मीलों पैदल चले, पुलिस की लाठियां खाई, भूखे रहे। एक साल लॉकडाउन के हो गए हैं, ये वापस इन बड़े शहरों में पहुंचे हैं। दिल्ली भी देश की राजधानी है और ये यहाँ भी वापस लौटे हैं, लेकिन एक साल बाद भी इनके हालात नहीं बदले हैं। इनका पेट भी खाली है और इनकी जेब भी खाली। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मृत पड़ी अपनी मां को उठाने की कोशिश करते इस बच्चे की तस्वीर आप सबको याद होगी। 35 साल की अवरीना परवीन श्रमिक ट्रेन से सूरत से कटिहार जा रही थीं, मगर बीच रास्ते में ही भूख और गर्मी से ट्रेन में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। इस बच्चे को तो एक एनजीओ ने गोद दे लिया, लेकिन घर जाते वक्त दुर्घटना और भूख से मारे गए सैकड़ों मजदूरों के परिवार अब भी गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। नीतीश कुमार कुछ दिया? कोई लाभ भी नहीं दिया, कोई जवाब भी प्रयास नहीं, कुछ नहीं किया, उसका कोई मदद नहीं मिला। उसका बाद में ये टिंकू है, जलील का बेटा टिंकू, वैसे ही नहीं प्रयास पिंकू, हाँ, जलील साहब का बेटा, हाँ, टिंकू, हाँ, वही ने प्रयास किया। लालू यादव का बेटा को वही ने 5 लाख रुपया दिया, बच्चे का नाम में फीस कर दिए। अच्छा, बैंक में। 42 साल के अब्दुल सलाम पिछले साल लॉकडाउन के दौरान लगभग 1300 किलोमीटर पैदल चलकर कटिहार में अपने गांव गए थे। सितंबर में वापस आए, लेकिन हालात नहीं बदले। घर में पुताई का काम करने वाले अब्दुल सुबह से शाम मालवीय नगर के लेबर चौक में बैठे रहते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता। हम बिहार से, कटिहार से। आप लॉकडाउन में गए थे? हाँ, लॉकडाउन में गए थे, पैदल गए थे। धक्के खा के गए थे, ट्रक में भैंसों की तरह भर के गए थे। अब वापस आए, क्या स्थिति बदली है? अभी वापस आए हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मली ठीक हुआ था, लेकिन काम में स्थिति नहीं है, तो उसके वजह से दिक्कत होता है। अब 300-400 रुपये कमाने वाले आदमी हैं, फैमिली ज़्यादा, काम नहीं है, तो कभी हफ्ते में 2 दिन काम करना पड़ता है, तो हफ्ते में कभी 3 दिन काम करना पड़ता है, 4 दिन खाली होता है। कभी खाना होता है गोश्त मछली, तो यहाँ नून रोटी खा के बसर कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है रोड में भी सोना पड़ जाता है। मजदूरी नहीं मिलने के कारण तो अभी क्या करेगा, कभी भूखा भी सोना पड़ता है एक टाइम। मजदूर गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ है, और भी नीचे धीरे धीरे नीचे होता रहा है। 65 साल की उम्र में बुजुर्ग रिटायरमेंट लेकर घर में आराम करते हैं, मगर 65 साल के बुजुर्ग राम भरोसे आधी उम्र के मजदूरों के साथ लेबर चौक पर बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई पर काम नहीं मिला। लॉकडाउन के दौरान ये भी अपने गांव गए थे, लेकिन बचाए पैसे खत्म हो गए। बच्चों ने भी सहारा नहीं दिया तो वापस मजदूरी करने लौट आए हैं। खाने को भी नहीं होता, रोटी बहुत ज़्यादा परेशानी है। किराया दें, खाने बैठ कर चले जाते हैं। कोई 5-6 दिन में एक दिहाड़ी लग गया तो उससे क्या खर्चा चलाएं, क्या किराया दें, क्या करें। पेट भर के खाना हो जाता है? खाते हैं, चटनी रोटी खा लेते हैं, सब्जी नहीं है तो चटनी बना के रोटी खा लेते हैं। चटनी रोटी खा रहे हैं? हाँ। महिपाल सिंह ने अपने बच्चों का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में कराया था, लेकिन लॉकडाउन ने ऐसा मारा कि बच्चों का स्कूल से नाम कटाना पड़ा, और अब बच्चों और अपना पेट भरने के लिए भी मशक्कत कर रहे हैं। एजुकेशन है ठप पड़ी है। पढ़ाई नाम कटवा दिया बच्चों का? नाम कटवा दिया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों कितने बड़े बड़े हैं? मेरी फर्स्ट बेटी है 11 साल की, वो कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, इंग्लिश मीडियम कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में। उसकी फीस की अभी भी मांग की थी 28,000 रुपये। नहीं दे पाया आप? नहीं दे पाया। निकलवा दिया आपने? हाँ जी। दूसरा बेटा पढ़ता है, वो भी कैम्ब्रिज में पढ़ता है, वो 6 साल का। उसकी भी नहीं, उसके भी एग्जाम नहीं दिलवा पाए। आप दिल्ली के किसी भी लेबर चौक पर चले जाएं तो आपको खाली बैठे मजदूर दिख जाएंगे। कोई एक काम देने वाला आता है तो सब टूट पड़ते हैं। दरअसल लॉकडाउन से सबकी जेब पर असर हुआ है। यही वजह है कि नए घर कम बन रहे हैं
और इन मजदूरों को काम भी नहीं मिल पा रहा। जो मेरे आसपास लोग घेर कर खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे घरों को बनाते हैं। जो आलीशान मकान आप देखते हैं वो इनके हाथों से बनाए हुए हैं। और सोचिए, लॉकडाउन के 1 साल बाद पैदल चल के गए गांव वापस आए हैं, हालात वहीं के वहीं। काम नहीं है, रोजंदारी नहीं है। कोई गाड़ी से उतरता है तो कूद पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं कि शायद काम मिल जाए। हालात ये हैं कि 2 वक्त की जगह 1 वक्त खा रहे हैं, कभी कभी तो भूखे भी सोना पड़ता है। मजदूर हैं, भीख मांग नहीं सकते। तो शायद चुनाव की बड़ी बड़ी रथ यात्राओं में, रैलियों में शायद ये तस्वीरें नहीं मिलेंगी और आप इनकी आंखें देखिए, चेहरे देखिए, बताएंगे कि वाकई में देश में मजदूरों का हाल कितने खराब है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन की मार सिर्फ मजदूरों पर ही जबरदस्त नहीं पड़ी है, इसके साथ साथ उन उद्योग धंधों पर भी इसका बुरा असर हुआ है जो कि लोगों को रोजगार देते हैं। कहने को तो अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, लेकिन तमाम फैक्ट्रियां हैं जिनमें ताले लग गई हैं। इनकी मशीनें जंग खा रही हैं। भले ही कुछ स्थिति बेहतर हुई हो, लेकिन इन उद्योग धंधे की राह में तमाम रुकावटें अब भी जारी हैं। अगर ये मशीनें चल रही होती तो हजारों मजदूर बेरोजगार ना होते। सुशील सूद नोएडा में पेपर बॉक्स बनाने की अपनी बंद फैक्ट्री दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से नोएडा में पैकेजिंग और प्रिंटिंग से जुड़े 10,000 से ज्यादा उद्योग बंदी की कगार पर हैं और 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। 20% के करीब लोग चले गए थे, उसमें से 10% वापस आए। बाकी हमारे को जब यहाँ पर लॉकडाउन के बाद काम में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो 20% के करीब हमने लोगों को अपनी फैक्ट्री से हटा दिया। और अब क्योंकि पेपर के रेट इंक्रीज़ हो रखे हैं तो अब 1 हफ्ते से तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा, बल्कि पिछले 1 महीने से, तो ये टोटली बंद हो जाना। तो इसमें तकरीबन 4 से 5 लाख एम्प्लॉई इन्वॉल्व है, जिनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान होगा। अगर हम इसमें 20% भी बोलते हैं, 25% भी बोलते हैं कि हटा दिए गए या बंद हो गए, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 लाख में से 25% गए तो 1 लाख एम्प्लॉई इसमें बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार हो गए हैं मतलब लॉकडाउन के बाद और अभी तक हो गए हैं। और अभी 1-2 लाख अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2-2.5 लाख बेरोजगार और हो जाएंगे। राकेश कोहली 33 साल से नोएडा में स्टील अलमीरा बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। कहते हैं ऐसे हालात 30 साल में नहीं देखे। स्टाफ 50% कम किया है और कच्चे माल के दाम इस कदर बढ़े हुए हैं कि इनकी फैक्ट्री अब बंद होने की कगार पर है। जो पिछले 33 साल में आज तक नहीं हुआ, वो पिछले 1 साल में हो गया मेरे साथ। एक तो लेबर जो है, हमने 50% लेबर कम कर दी। रॉ मटेरियल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हमें आगे से रेट ही नहीं मिल रहा। हम अपना यूनिट खाली इसलिए सर्वाइव चल रहे हैं कि हम रेस में बने रहे, क्योंकि हम तो खाली अपनी लेबर को तनख्वाह देने के लिए, उनका पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से हमें कोई भी किसी तरह का भी राहत पैकेज नहीं मिला है। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि कम से कम जितना भी हम आपको रेवेन्यू देते हैं, चाहे जीएसटी के उसमें देते हैं, चाहे हम इनकम टैक्स में देते हैं, उसका कुछ परसेंटेज 10%, 20% आप हमें लोन के क्या आप हमारी मदद कीजिए और हमसे 1% या 2% पे ब्याज लीजिए सालाना और हमारी मदद कीजिए, ताकि हम आगे सर्वाइव कर सकें और आगे और 10 घरों को हम पाल सकें। आप दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, आपको औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसी बंद पड़ी फैक्ट्रियों के बाहर लटके ताले दिख जाएंगे। जगह जगह टू लेट, यानी ये इमारत किराए पर खाली है के बोर्ड दिख जाएंगे। नोएडा औद्योगिक संघ के प्रमुख विपिन हलन हमें बताते हैं कि पिछले 1 साल में सिर्फ नोएडा के उद्योगों को 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले 2 या 3 महीने से जिस भी कंपनी के रॉ मटेरियल हैं उसमें 150 से 200% की वृद्धि हो गई है।
तो आज की डेट में किसी भी कंपनी वाले ने कोई भी ऑर्डर किसी भी रेट के ऊपर अगर बुक कर रखा है, वो अपना ऑर्डर को पूरा ही नहीं कर सकता। सपोज करिए किसी ने कोई चीज़ 100 रुपये में मार्केट में बेचनी है, आज रॉ मटेरियल उसका आता था 60 रुपये का, आज उसको रॉ मटेरियल ही 110 रुपये का मिल रहा है, तो वो अपने ऑर्डर्स पूरे कर ही नहीं सकता। इसी चक्कर में लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी, लोगों ने अपनी इंडस्ट्री बंद करनी शुरू कर दी है। आज हम बात करते हैं तो यहाँ से मोर देन कम से कम 3 लाख करोड़ का यहाँ पे बिजनेस होता है। अगर पूरे साल ही काम नहीं चला तो वो सीधा सीधा ही यहाँ की उद्योगपतियों के लिए, सरकार को, राजस्व के लिए सीधा नुकसान है। सरकार से कुछ मदद की उम्मीद? सरकार को हम बार बार लिख रहे हैं, सरकार से की तरफ हम आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि शायद सरकार इस बात को हमारी को समझे कि हम लोग मध्यम वर्गीय यहाँ के लोग हैं। यहाँ की इंडस्ट्री तभी चल सकती है कि जब तक यहाँ के रॉ मटेरियल के ऊपर सरकार का अपना कोई कंट्रोल नहीं आएगा। सोचिए, इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं। कोरोना की तो वैक्सीन सरकार लगवा रही है, पर इन उद्योगों को भी सरकार की वैक्सीन की जरूरत है। इन्हें राहत पैकेज के लिए लोन नहीं बल्कि सब्सिडी की जरूरत है। पिछले साल इन्हीं सड़कों पर, जहां पर अब सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं, यहां पर मजदूरों का हुजूम अपने घरों की ओर चल पड़ा था। सैकड़ों मजदूर अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। कुछ की हादसे में मौत हो गई, कुछ की भूख से, और कुछ और दूसरी रुकावटों का, दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। हमारे तमाम ऐसे सहयोगी थे जिन्होंने इस पूरी कहानियों को कवर किया है। ऐसी ही एक कहानी है छत्तीसगढ़ की। लखनऊ में काम करने वाले मजदूर लॉकडाउन के बाद साइकिल से अपने घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ दूर पर ही दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। माता पिता मर चुके हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि वो छोटे बच्चे अब 1 साल बाद किस हालात में हैं और कैसे जी रहे हैं। हमारे सहयोगी आलोक पांडे की ये रिपोर्ट। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तीसरी में पढ़ते हो। खाना खाया आपने? क्या खाया खाने में? कांदा भाजी। कुछ हिचकते हुए शब्द, लेकिन उम्मीद के भी निशान कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की ये बच्ची अपने 4 भाई बहनों के साथ अब शायद उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है जो मई 2020 में इनके साथ घटा था। उस हादसे में इनके माँ पिता नहीं रहे थे। 45 साल के कृष्णा साहू और 40 साल की प्रमिला लखनऊ में मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन ने काम छीन लिया और दाने दाने को मोहताज कर दिया। हताश होकर मई में ये साइकिल से ही गांव चल पड़े, 750 किलोमीटर दूर। लेकिन कुछ ही समय बाद एक सड़क हादसे के साथ इनका सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 4 साल की चांदनी और 18 महीने के निखिल को चोट तो आई, लेकिन इनकी जान बच गई। फिर वो लाखों प्रवासी मजदूरों की उस तकलीफ का चेहरा बन गए जो इन सब ने पिछले साल झेली। हम इस वक्त लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में हैं। इनमें से एक कच्चे घर में ही कृष्णा साहू और उनकी बीवी रहा करती थी। इनफैक्ट इस घर में रहते थे और इसी घर से एक साइकिल पे वो, उनकी वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे 700 से 800 किलोमीटर की यात्रा करने निकले थे। 10 ही किलोमीटर बढ़ पाए, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। जब हम पिछले साल यहाँ आए थे तो यहाँ काफ़ी छत्तीसगढ़ के और लोग मिले थे। वो भी कह रहे थे वो वापस अपने गाँव ही जाएंगे। अभी फ़िलहाल जब हम आए हैं तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ कपड़े टंगे हुए हैं या फिर जो आप वहाँ चूल्हा भी देख सकते हैं उस तरफ, ये इस बात का संकेत है कि लोग यहाँ वापस आ गए हैं। और यहाँ के जो लोकल्स हैं जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ के सब लोग मजदूरी करते हैं, तो इसलिए वो लोग सारे लोग अभी फ़िलहाल अपने काम पे गए हुए हैं। लेकिन कम से कम ये एक अच्छा संकेत है कि कम से कम काम तो वापस यहाँ लोगों को मिलने लगा है। माँ पिता के गुजरने के बाद 10 महीने तक चांदनी और निखिल कृष्णा साहू के छोटे भाई राम कुमार के परिवार में पलते रहे। ये भी लखनऊ में मजदूरी करते हैं। अब ये छत्तीसगढ़ में अपने गांव पहुंचे हैं, इस बार ट्रेन से। वो अपने 3 और भाई बहनों से मिले जो कृष्णा के सबसे बड़े भाई के यहाँ हैं। अब तक यूपी पुलिस ने दोनों बच्चों के नाम पर 1-1 लाख का मुआवजा दिया है, लेकिन जिस गाड़ी से माँ पिता की मौत हुई उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी बीते साल बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की मदद का वादा किया था। तो 5 लाख का घोषणा किए थे, वो अभी
15-20 दिन पहले विधायक महोदय आकर को चेक देकर चला गया है और चेक को जा करके वो हमारा बड़े भाई के नाम से आया था चेक, ये तो उसको जा करके वो बैंक में जमा कर दिए हैं। अब मैंने 1 साल बाद आपको चेक मिला है? अभी मिला है? 1 साल बाद, अभी पहले, कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले। चांदनी और निखिल के अभिभावक कहते हैं गांव में रह जाना सही नहीं होगा, शहर जाना ही होगा। 2 पैसे के लिए चले जाते हैं मजदूरी करने वहाँ प्रदेश में। अभी फिर जाएंगे क्या उत्तर प्रदेश? हाँ तो जाएंगे, है भाई, क्या करेंगे बच्चों को लेके। फिर अपना कुछ काम रह गया है भैया का, अभी आने वाला है उन भाई बड़े भैया का, मेरा बरसी आने वाला है, तो बरसी उर्सी उनका निपटा कर मैं फिर जाऊंगा लखनऊ। वैसे हालांकि इस परिवार को भले ही कुछ मदद मिल गई हो, यूपी की सड़कों पर मारे गए दूसरे मजदूरों के परिवार वालों का पता लगाना आसान काम नहीं है। बीते साल मई में एक भयावह हादसे में 24 मजदूर मारे गए, जब यूपी के औरैया जिले में उनके ट्रक टकरा गए थे। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उन प्रवासी मजदूरों को ही जो काम की तलाश में दूसरे शहरों का रुख किया था। लगे लॉकडाउन की वजह से मजदूर घर जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी ने हजारों किलोमीटर साइकिल से अपना सफर तय किया, तो कोई चलते चलते सड़क पर अपना दम तोड़ दिया। बेमेतारा में सोमेश पटेल के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। हम लोग जो है 20-25 दिन से ऐसे ही रह रहे हैं, किसी तरह खा रहे हैं, किसी दिन भूखे रह रहे हैं। ये शहर छोड़ कर लाखों आदमी जा रहा है, अगर वो हम लोग को भी मदद नहीं दिए शहर से जाने वाले तुम ही लोग हो। हाँ, तुम लोग कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो भाई। अब मरना है तो रास्ते में मरना है, यदि बच गए तो घर जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे तो रास्ते में रह जाएंगे। नमस्कार, एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। लॉकडाउन को 1 साल हो गया है और मजदूरों का जो पलायन हुआ था उसको भी 1 साल हो गया है। उसकी सारी खबरों को तो आपने एनडीटीवी में देखा ही, लेकिन ये ऐसी तस्वीरें थीं जिनको बार बार जहन में उतारना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही एक प्रयास एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हुआ है जो अब डिज्नी हॉटस्टार पर आई है, जिसका नाम है 1232 किलोमीटर। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिन्होंने बनाई है वो अब हमारे साथ हैं। विनोद कापड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। सबसे पहली बात, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी। बहुत कम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो कि एकदम दिल को झकझोर दें, और मजबूत से मजबूत दिल वाले जो लोग होते हैं वो भी 1 सेकंड के लिए एक सिसकी भर लेते हैं। ये उस किस्म की एक डॉक्यूमेंट्री थी। तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरी चीज आपसे जो पूछना चाहता हूं विनोद जी, आप ये बताइए कि ये आपको क्यों सूझा कि आपको 8 दिन तक 9 दिन तक इस तरीके से उसको शूट करना है? देखिए, मैं रात को 24 की रात को लॉकडाउन अनाउंस हुआ और उसके अगले दिन से 25 की दोपहर से कुछ अचानक तस्वीरें टेलीविज़न चैनल्स पे आने लगी, और वो तस्वीरें ऐसी थी कि जिसमें लोग रो रहे थे। और वो मैंने एक पहली तस्वीर जो देखी थी वो एनडीटीवी के ट्विटर हैंडल पे देखी थी। आप ही के रिपोर्टर थे मुकेश सिंगर, उन्होंने उसको एक लड़का था 14-15 साल का, बहुत रो रहा था। उस तस्वीर ने, उस वीडियो ने मुझे बहुत समय तक विचलित करके रखा। मैं सोचता रहा कि ये क्या हो क्या रहा है, ये मतलब ये अचानक इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने होने वाला, एक बहुत बड़ी त्रासदी दिखने लगी मुझे। और उसके बाद 3-4 दिन तक मैं बहुत परेशान रहा। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि ये जो लोग हैं इनके शायद पास खाना नहीं है, राशन नहीं है, तो यहाँ आसपास की जितनी भी झुग्गियाँ थी, जहाँ था वहाँ सब मैं जा करके लोगों से मिलने लगा, उनकी तकलीफ समझने लगा, जितना संभव हो सकता था राशन पहुँचाता था। साथ साथ एक जिज्ञासा जब मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग निकलने लगे हैं, पैदल जाने लगे हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, 1000-1200 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं, तो उसने मुझे मजबूर किया कि मुझे इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। तो मैंने दो बार पहले कोशिश की। एक बार एक महिला थी, उसके साथ 3 बच्चे थे, बीमार बच्चे, एक बच्ची का तो अपाहिज थी वो। ये लोग पैदल जा रहे थे और पैदल कानपुर जाना चाहते थे, करीब 450 किलोमीटर। तो मैं इनकी यात्रा में इनके साथ हो लिया।
लेकिन आधी यात्रा जब हम लोग एटा के पास पहुंचे तो मेरी कुछ तबीयत खराब होने लगी और वो लोग भी मेरे संपर्क से निकल गए, उनसे संपर्क टूट गया, तो मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन एक मन में एक कसक थी कि नहीं, मुझे एक यात्रा में जाना है और देखना है इन लोगों को कि ये इनकी यात्रा में होता क्या है, इनकी यात्रा में इनको खाना कौन दे रहा है, इनको पानी कौन दे रहा है, कहाँ रुकते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे रहते हैं, बीमार पड़ जाते तो क्या करते हैं। ये जो आपने यात्रा की, इसमें आपने क्या पाया? जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस यात्रा में कई बार आपका संपर्क टूट भी रहा था इन लोगों से, ऐसा नहीं है कि आप लगातार इनके साथ थे। उसमें कई बार देखने को मिल रहा है कि आपने इनको बीच में कहीं पकड़ा, आप भी शायद अचंभित रह गए कि अरे कल तक तो मेरे साथ थे, आज कहाँ निकल गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि आप पूरी तरीके से इनके साथ नहीं रह पाए? क्या भरोसे की कमी थी उन लोगों को? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हुआ ये कि मुझे ना 14 अप्रैल को पता चला था इनके बारे में एक ट्विटर के जरिए कि ये लोग गाजियाबाद के लोनी में रहते हैं और इनके पास राशन नहीं है। उसमें एक नंबर था, उस नंबर पे मैंने फ़ोन किया और मैंने पूछा, तो फिर वो रितेश जो इस फिल्म में है उसने फ़ोन उठाया, उसने कहा कि हाँ सर नहीं है, और फिर मैंने जो भी संभव मदद हो सकती थी आर्थिक तौर पर या जैसे भी राशन उन तक पहुंचा। 4-5 दिन के बाद रितेश का मेरे पास फिर फ़ोन आया कि सर वो राशन आपने कराया था अब, लेकिन वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हमने राशन फ़ोन किया, फिर उसने मुझे 22 तारीख को दोबारा फ़ोन किया 4 दिन के बाद कि सर वो वाला राशन भी ख़त्म हो गया, लेकिन इस बार सर आप हमको राशन मत भिजवाइए। तो मैंने कहा क्यों? आप सर अगर कुछ कर सकते हैं हमारे लिए तो सर आप हमको ना, या तो हमको यहाँ पे कोई नौकरी दिलवा दीजिए या हमको गांव भिजवा दीजिए, क्योंकि सर हम लोग जो है मजदूर लोग हैं, हम लोग भीख नहीं मांग सकते, हम लोग को मेहनत करके खाना पसंद है, भीख नहीं मांगेंगे। तो मैंने कहा यार देखो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, अभी तो आप मदद लीजिए और ये इतना बड़ी महामारी है और आपको कहीं जा नहीं सकते आप। तो उस वक्त तो कुछ बोला नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि ये 27 अप्रैल की बात होगी, जब मुझे अचानक जो एक व्यक्ति मदद करने के लिए इनके घर पे पहुंचा हुआ था, उसने मुझे बताया कि सर वो हम राशन लेके इनके पास पहुंचे हुए और ये लोग राशन देने से मना कर रहे हैं। तो मैं बड़ा नाराज़ हुआ और मैं बड़ा अपसेट था। मैंने रितेश को फ़ोन किया, तो पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद जब उसने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा रितेश आपको मदद के लिए लोग वहाँ राशन लेके खड़े हैं और आप मना कर रहे हो। बोला हाँ सर हमको राशन नहीं चाहिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए आपको राशन? बोला सर क्योंकि हम लोग तो निकल गए बिहार के लिए। कहाँ के लिए निकल गए? बोले सर हम जा रहे हैं सहरसा। तो मैंने कहा कैसे जा रहे हो? तो उसने कहा सर हम साइकिल से जा रहे हैं। तो मैंने कहा साइकिल से जा रहे हो? तो मैंने तुरंत उनका गूगल में चेक किया, गांव का जो नाम था, तो देखा ये तो 1232 किलोमीटर है। वहीं से टाइटल आया है। हाँ वहीं से टाइटल आया। तो मैंने कहा रितेश तुम लोग को पता है कितनी दूर है? बोला हाँ सर 500-600-700 किलोमीटर है यहाँ से। अरे मैंने कहा नहीं भाई 1232 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें, तुम कैसे पहुँचोगे वहाँ पे? अरे सर पहुँच जाएंगे हम। तो मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये ग्रुप है जिसके साथ मैं ये यात्रा कर सकता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा रितेश सुनो मैं आता हूँ तुम लोग के साथ, आप क्या करोगे सर आकर के? अरे मैंने कहा आऊँगा ना, मैं देखूंगा तुम लोग कहाँ जा रहे हो। नहीं सर आप क्या करोगे? मैंने कहा तुम अपनी अच्छा लोकेशन भेजो। तो उसने मुझे पूरी रात लोकेशन नहीं भेजी। अगले दिन मैंने अपने मतलब रात से ही मैंने सहयोगी से बात करना शुरू किया। तो मैंने उससे कहा कि यार चलते हैं हम लोग, और हम लोग निकल पड़े। उससे अब हमारे पास लोकेशन नहीं थी और हम लोग हापुड़ तक पहुंच गए, तब तक भी हमारे पास लोकेशन नहीं थी। और फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं हापुड़ पहुंच गया हूँ, जहाँ कल तुम लोग थे आज हम लोग वहाँ पहुंच गए हैं। तो वो बहुत ही अनिश्चितता में था और उसने फाइनली मुझे लोकेशन दी। और जब मैं वहाँ पहुँचा, उससे मिला पहली बार, जो कि फिल्म में दिखाई दे रहा है, तो मैंने उससे पूछा तुम लोकेशन क्यों नहीं दे रहे थे मुझे? बोला सर ये सब लोगों को लग रहा था कि आपको लोकेशन देंगे तो आप पुलिस को बता दोगे, और एक रात पहले पुलिस ने हमको बहुत मारा था, तो हमको लगा कि आप पुलिस को दे दोगे, तो हम आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक ऐसा हुआ, डर था, बहुत भयानक डर था लोगों में उस समय का। जो डर हमको याद है इस बात का कि किस तरीके से पुलिस मेन हाईवे पर लोगों को नहीं जाने दे रही थी। और शायद उसका उल्लेख इस डॉक्यूमेंट्री में भी है कि किस तरीके से वो कच्चे रास्तों से होते हुए गए, गांव के बीच में होते हुए गए, गांव वालों से पूछते हुए कि इधर पुलिस वाला है उधर वाला नहीं है, और गंगा नदी उन्होंने कैसे पार की। ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे था। उन लोग ने क्या हुआ कि सुबह के वक्त 4-5 बजे के आसपास इन लोगों ने तय किया कि अब ये उस रास्ते से जा नहीं सकते हाईवे, क्योंकि और एक ही पुल है गंगा नदी का। तो इन लोगों ने आपस में तय किया कि ये लोग ने आपस में बात ये की कि इनके यहाँ बिहार में जिस जगह पे लोग रहते हैं सहरसा में, वहाँ हर साल बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो कम से कम 10-15 फीट पानी भर जाता है हर साल। तो इनको ये इस गलत फहमी में थे कि वो 10-15 फीट का पानी तो हम लोग हर साल देखते ही हैं, गंगा में कितना पानी होगा, चलते हैं।
उसमें ये लोग एक चीज भूल गए कि ये साइकिल भी इनके साथ थी। तो जब ये लोग गंगा में गए उसके बाद इनको पहले इन लोगों ने कुछ नाव वालों से मदद मांगी थी, तो नाव वालों ने मना कर दिया कि नहीं हम मदद नहीं करेंगे, कि हमें भी मारा जाएगा। हाँ, पुलिस का डर था। उससे पहले एक दिन पहले पुलिस वालों ने कुछ नाव वालों को बहुत पीटा भी था कि आप लोग यहाँ से क्यों मदद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नाव वाले पैसे लेकर भी पार करा रहे थे। तो वो नाव वाले डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लोग तो मरने को ही तैयार हैं, अंदर ही घुस रहे हैं, नदी में ही जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा भैया आ जाओ हम तुमको पार करा देते। फिर वो नाव वालों ने उनको पार कराया। तो एक ये डर था। और जब मैं इन लोगों से मिला तो वो अगला जो दिन था उस पूरे दिन ये लोग फोन पर घर वालों को सिर्फ अपनी जो इनके साथ रात को हुआ वही बता रहे थे। और उसमें वो राम बाबू को आपने सुना होगा जो कह रहा था कि पुलिस अगर पकड़ भी लेगी तो मोबाइल चार्ज करके हम तुम्हारे को बताएंगे कि हमको पुलिस ने इस जगह पे पकड़ लिया। हाँ वो है, उस डॉक्यूमेंट्री में है। मैं आपसे विनोद जी ये पूछना चाहता हूँ कि एक उसमें डॉक्यूमेंट्री जब खत्म होती है तो आखिरी में आपने उसमें एक लाइन लिखी है जिसमें आपने कहा है कि ऐसी त्रासदी होने के 8 महीने के अंदर अंदर बिहार में चुनाव हुए और ये चुनाव में मुद्दा ही नहीं बना। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हुआ? अब आप इनके साथ रहे, उसके बाद आपने वो चुनाव भी देखे हैं, तो आपका क्या विश्लेषण है? देखिए मैं इन 7 मजदूरों के साथ रहा, लेकिन जब मैं सहरसा पहुंचा था तो वहाँ हज़ारों मजदूर थे और उनको खाना नहीं मिल रहा था। और ये सिर्फ एक कैंप की बात नहीं थी जो फिल्म में दिखाया गया है, वो हर कैंप में हुई था कि हज़ारों मजदूर 25-25 घंटे भूखे थे। भयानक लोगों में गुस्सा था सरकारों को लेकर के, किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे राजनीतियों को लेकर के, समाज को लेकर के। और वो मतलब इतने गुस्से में थे और कि इस बार तो हम नीतीश को नहीं आने देंगे, इस बार तो हम नहीं आने देंगे। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। एक तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो था वो सशक्त विपक्ष नहीं था। विपक्ष के जो नेता थे वो चुनाव की घोषणा तक दिल्ली में ही घूम रहे थे, वो गांव में, जमीन में, ग्राउंड में गए नहीं। उन लोगों ने ना तो इन लोगों की मदद की। सच्ची बात ये नहीं है कि सरकार ने मदद नहीं की। और दूसरा जो एक जिसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कोई भी नैरेटिव सेट करने में, कोई भी कहानी, कोई भी तथ्यों को सामने लाने में, वो होती है मीडिया की। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ईमानदारी से मैं बोलता हूं कि मुझे नहीं लगता कि एनडीटीवी के सिवाय किसी ने भी इस मुद्दे पे बात की हो। आपको विनोद जी, मेरा आखिरी सवाल, इस डॉक्यूमेंट्री के बाद आप किस किस्म का बदलाव अपने अंदर देखे आपने, और आपको क्या उम्मीद है कि इसको देख करके लोगों के अंदर क्या बदलाव आना चाहिए? जो भी इस कहानी को देखेगा, इस तरह की यात्रा को देखेगा, वो एक इंसान के तौर पे बदलेगा। आप उनकी कहानी से क्यों रोए? मैं जितने भी कमेंट्स देख रहा हूं, जितने भी लोग फीडबैक दे रहे हैं, हर कोई लिख रहा है कि वो हम रोए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक अपराध बोध हमारे अवचेतन में कहीं पे था कि हम जिस वक्त इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा था, हम अपने घरों में बहुत सुविधा से थे, हमारे घरों पे राशन आ जाता था, सब कुछ गेट पे आ जाता था, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था जो सड़कों पे था, भूखा था। दूसरा मुझे लगता है कि जो मेरी जिंदगी में बदलाव आया, ये सब लोग जिंदगी में पहले आते थे, कारपेंटर, हमारी मिस्त्री, घर में रेनोवेशन का काम हो रहा है, कार की सफाई के लिए लोग आते हैं, हमको इनके नाम नहीं पता होते थे। और बहुत सारे लोगों के फोन में आज भी नाम उस तरह से सेव नहीं होंगे कि कार क्लीनर, फिश वाला, इस्त्री वाला, मतलब आयरन वाला, आयरन मैन, जो भी कुछ ऐसे हम लोग नाम सेव करते थे, न्यूज़पेपर वाला। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी तो अब इस तरह से बदल गई है कि जैसे अब सबके मैं नाम लिखता हूं, अब मुझे सबके नाम मुझे पता है और सबके नाम से मेरे मोबाइल पे उनके नंबर सेव्ड है। विनोद कापड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, और उम्मीद है कि और लोग आपकी डॉक्यूमेंट्री देखें और ये चीज़ महसूस करें जो आपने महसूस की, और वो संदेश लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संकेत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा क्या? आप लोग परदेसी, हेडिंग आपकी है, रसोई चले जाओ, धर्मशाला सो जाना। अरे 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 रुको रुको, लगता है बेहोश हो गया। वहीं जाकर जहां पर जिंदगी, तुमको आज सही समय पर सही जगह पर ट्रक मिलते गए। यहाँ तो